26 अगस्त 1978 दिन था शनिवार और वक्त था शाम के करीब 8 बजे का। उस दिन दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। शाम 8 बजे दिल्ली के मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी रोमा चोपड़ा ने प्रसिद्ध कार्यक्रम युववाणी सुनने के लिए अपना रेडियो सेट शुरू किया। मदन चोपड़ा नेवी में कैप्टन थे और धौलाकुआं स्थित ऑफिसर्स एनक्लेव में रहते थे। उस शाम आकाशवाणी ने अपने प्रसिद्ध शो युववाणी में शामिल होने के लिए उनकी 16.5 साल की बेटी गीता चोपड़ा को बुलाया था, लेकिन रेडियो पर उनकी बेटी गीता नहीं, कोई और लड़की बोल रही थी। गीता, जो कि जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, अपने 2 साल छोटे भाई संजय के साथ संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में युववाणी के इन द ग्रूव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शाम को 6 बजे घर से निकली थी। 5 फीट 10 इंच लंबा गीता का भाई संजय 10वीं कक्षा का छात्र था। बाहर बादल छाए हुए थे और सुबह से ही रह रहकर बारिश हो रही थी। घर पर यह तय हुआ था कि ये दोनों शाम 6 बजे खुद से ही आकाशवाणी चले जाएंगे और शो के बाद कैप्टन चोपड़ा अपने बच्चों को आकाशवाणी भवन के गेट से ले लेंगे। अब रात के 9 बज चुके थे और रेडियो पर बेटी की जगह किसी और लड़की की आवाज सुनकर दोनों चोपड़ा दंपति बेचैन हो जाते हैं। मदन चोपड़ा बिना किसी देरी के आकाशवाणी केंद्र पहुंचते हैं। गेट पर दोनों बच्चे नहीं होते हैं। अंदर जाकर पूछने पर उनको बताया जाता है कि गीता और संजय वहां रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं थे। दोस्तों, हम आज किस्से कहानी के में आपको वो किस्सा बताने जा रहे हैं जो आज से 46 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में घटी थी, जिससे पूरा देश दहल गया था। फांसी देने के बाद भी एक अपराधी कैसे जिंदा रह गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी पर पत्थर बरसा दिया था? एक तरफ इस केस से जुड़े अपराधियों के नाम इतने फेमस हुए कि हमें अक्सर फिल्मों में विलेन के मुख्य किरदार के साथ उसके दाहिने बाएं हाथ के रूप में इस नाम के 2 गुंडे देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीता और संजय के नाम से बाल वीरता पुरस्कार हर वर्ष नेवी द्वारा बहादुर बच्चों को दिया जाता है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, हम आज बात करने जा रहे हैं कुप्रसिद्ध अपराधी कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला की। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस कहानी के 4 प्रमुख किरदार हैं, गीता और संजय, रंगा और बिल्ला। आज मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सब कहीं न कहीं इंटरनेट पर उपलब्ध है। इस कहानी में मैंने कुछ भी अतिरिक्त नहीं जोड़ा है, बस मैंने टाइमलाइन के हिसाब से 2 कहानियों को पैरेलल में रखकर आपको समझाने की कोशिश की है। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा 1975 में एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक से ऊब गया तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। रंगा का मन यहाँ उकता रहा था। उन्हीं दिनों रंगा की मुलाकात राजकुमार से होती है, जो गैरकानूनी शराब का काम करता था। राजकुमार रंगा को अपने बिजनेस का मैनेजर बना देता है। इसी बीच रंगा की मुलाकात श्याम सिंह नाम के आदमी से होती है और वो रंगा को अपना खुद का बिजनेस करने को कहता है। श्याम सिंह रंगा को बंगाली नाम के एक आदमी से मिलवाता है। बंगाली कोई और नहीं, बिल्ला का दूसरा नाम होता है। बंगाली भी टैक्सी चलाता था। इस वक्त रंगा को यह नहीं मालूम था कि इस बंगाली का दूसरा नाम बिल्ला है। उस वक्त अंडरवर्ल्ड में बिल्ला एक जाना पहचाना नाम था। एक दिन बंगाली रंगा को अपनी टैक्सी से दिन के 12 बजे जुहू ले गया और वहां जाकर बंगाली ने अपनी टैक्सी की नंबर प्लेट बदल दी। इस बारे में रंगा के पूछने पर बंगाली कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो टैक्सी लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक इधर उधर घूमते रहते हैं। इसके बाद बंगाली एक अंग्रेजी स्कूल के गेट के सामने टैक्सी रोककर रंगा को टैक्सी आगे से घुमा के लाने के लिए कहता है और जब रंगा टैक्सी घुमा के लाता है तो देखता है कि बंगाली ने एक बच्चा उठाया है और वो उसको टैक्सी में डालकर टैक्सी भगाने को कहता है। यहाँ बंगाली रंगा को बताता है कि वो इस बच्चे के बदले इसके पिता से 3 लाख की फिरौती मांगेगा और जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये बच्चा रंगा के पास रहेगा। बंगाली यहाँ रंगा को ये भी कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो बच्चे की हत्या कर देगा। रंगा को बंगाली की बात अच्छी नहीं लगती है और वो अगले दिन बच्चे को उसके घर के पास छोड़ आता है। ये बात जब बंगाली को पता चलती है तो वो रंगा को खूब गाली देता है। शाम को दारू पीते वक्त रंगा सारी बात श्याम को बताता है। यहाँ श्याम रंगा को बंगाली उर्फ बिल्ला की असलियत बताते हुए कहता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही इसने 2 अरबी लोगों की हत्या की है और वो बिल्ला को इस बारे में कुछ ना कहने की हिदायत देता है। रंगा इस डर से कहीं वो बच्चा पुलिस को उसके घर न ले आए, बिल्ला के घर ही रुक जाता है। यहाँ टेप रिकॉर्डर देखकर रंगा बहुत हैरान होता है। बिल्ला उससे कहता है यह इम्पोर्टेड है। तब रंगा बिल्ला से पूछता है क्या ये उन अरबी लोगों का है जिनकी हत्या उसने और श्याम ने मिलकर हाल ही में की है। बिल्ला हैरान हो जाता है और अगली सुबह जब वो दोनों श्याम से मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि श्याम को पिछली रात पुलिस उठाकर ले गई है। अब उनके पास कोई सेफ ठिकाना नहीं होता है। बिल्ला जुगल किशोर नाम के एक आदमी से मिलता है। जुगल उनको दिल्ली चलने को कहता है। यहाँ बिल्ला जुगल को अपना नाम अनवर बताता है। फिर वो तीनों पहले सूरत फिर अहमदाबाद के रास्ते 17 अगस्त 1978 को दिल्ली आ जाते हैं।
यहाँ से शुरू होती है रंगा बिल्ला की जोड़ी की कहानी। 18 अगस्त को रंगा पानीपत अपनी बहन के पास राखी बंधवा कर वापस दिल्ली आ जाता है। 19 अगस्त को वो दोनों जब कनॉट प्लेस से एक फिएट कार जिसका नंबर DHE 0828 होता है चोरी कर लेते हैं। फिर थोड़ी दूर जाकर गाड़ी का नंबर प्लेट DEA 3548 से बदल देते हैं। चूंकि कार बहुत पुरानी थी इसलिए बिल्ला को मजा नहीं आ रहा था। अब वो कोई नई गाड़ी चुराने का मन बनाते हैं। वो दोनों अशोका होटल की पार्किंग से DEA 2112 नंबर की नई फिएट चुरा लेते हैं। अब वो उस पुरानी कार से अपना नकली नंबर प्लेट निकालकर नई फिएट पर फिट कर देते हैं और चुराई गई पुरानी कार को एक सुनसान जगह पर डंप कर दिया जाता है। अगले 2-3 दिनों तक तीनों दिल्ली में इधर उधर भटकते हैं और जब कुछ हाथ नहीं लगता है तब बिल्ला जुगल को कोई मोटी आसामी के बारे में पता करने को कहता है। जुगल अपने अंकल के घर चोरी का प्लान करता है। 23 अगस्त को रंगा और बिल्ला जुगल को बाहर रोककर उसके अंकल के घर में घुसते हैं। यहाँ उनके हाथ केवल 150 रुपए और 3-4 नई शर्ट लगती है। जब वो चोरी करके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जुगल वहाँ नहीं है। अगले दिन सुबह बिल्ला को जुगल मिल जाता है। जुगल के साथ केवल नाम का एक आदमी भी होता है। जुगल बिल्ला से कहता है वो इसलिए वहाँ से भाग गया था क्योंकि वहाँ पर चौकीदार आ गया था। बॉम्बे में मेरा भतीजा खत्म हो गया है इसलिए हम दोनों बॉम्बे जा रहे हैं। बिल्ला जुगल से कहता है हम सब एक साथ बॉम्बे चलते हैं, यहाँ दिल्ली में कुछ नहीं रखा, इस बार हम हवाई जहाज से जाएंगे। फिर वो चारों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। रास्ते में बिल्ला गाड़ी रोककर जुगल और केवल को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है। दोनों बिल्ला के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। रंगा के पूछने पर तुम इनको क्यों मारना चाहते हो? बिल्ला कहता है अगर मैंने इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये दोनों हमें फंसा सकते हैं। रंगा बिल्ला से इनको छोड़ने के लिए कहता है। फिर बिल्ला कहता है ठीक है लेकिन एक शर्त पर इनको जाने दूंगा। रंगा पूछता है कैसी शर्त? बिल्ला कहता है इन दोनों को भी किसी की हत्या करनी होगी। मरता क्या न करता जुगल और केवल मान जाते हैं। फिर चारों बुद्धा जयंती पार्क आते हैं। पार्क में बैठे एक जोड़े को बिल्ला लूटने और उसके बाद मारने को कहता है। बिल्ला उस आदमी को पीछे से पकड़ता है और जुगल से मारने को बोलता है। उस आदमी के साथ वाली औरत हाथ जोड़कर बिल्ला से छोड़ने की गुहार लगाने लगती है। इसी बीच रंगा और केवल वहां से सरक लेते हैं और पार्क के गेट पर आ जाते हैं। मौका देखकर जुगल वहां से भाग जाता है। बिल्ला गुस्से में बाहर आकर रंगा और केवल को होटल ले आता है। इसी बीच केवल भी मौका देखकर भाग जाता है। अब दोनों को चिंता होने लगती है कहीं केवल इनके बारे में पुलिस को न बता दे। दोनों होटल छोड़ देते हैं और कार लेकर निकल जाते हैं। इसी बीच बिल्ला एक बार फिर कार की नंबर प्लेट बदलकर फर्जी प्लेट HRK 8930 लगा देता है। पूरी रात वो लोग कार में ही सोते हैं। अगली सुबह वो दोनों मजलिस पार्क के पास एक रूम किराए पर ले लेते हैं। फिर पूरे दिन उसी गाड़ी से शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरी तरफ जब मदन चोपड़ा को आकाशवाणी केंद्र पर अपने बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो बड़ी उम्मीद से 9:15 बजे घर पर फोन करते हैं, ये सोचकर कि हो सकता है शायद वो दोनों घर पर लौट आए हो। पत्नी के मना करने पर वो चिंतित हो जाते हैं और हताश मन से घर आ जाते हैं। फिर वो घर से सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन लगाते हैं लेकिन वहां से भी उनको निराशा ही हाथ लगती है। फिर रात को 10:10 पर वो पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क करके दोनों बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट करते हैं। बच्चों को खोजने के लिए कैप्टन चोपड़ा सबसे पहले विलिंगडन हॉस्पिटल, जिसे आज हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, के साथ साथ कई और जगह जाते हैं। थक हार कर वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाते हैं इस उम्मीद से कि कहीं कोई दुर्घटना रिपोर्ट न हुई हो। वहां से भी उनको निराशा ही मिलती है। अंत में रात के 11:30 बजे वो खाली हाथ घर लौट आते हैं। देर रात एक बार फिर वो कंट्रोल रूम में फोन करके अपने बच्चों की जानकारी लेते हैं और दोबारा अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। इसके बाद कैप्टन चोपड़ा धौला कुआं स्थित पुलिस चौकी जाकर एक और कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। उसी शाम लगभग 6:30 बजे भगवान दास नाम का एक आदमी बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से निकलकर नॉर्थ एवेन्यू की तरफ अपने स्कूटर से जा रहा था। तभी उसको एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार से कुछ शोर सुनाई देता है। उस वक्त वो कार गोल डाकखाना में स्थित योग आश्रम के गेट के पास खड़ी होती है। भगवान दास अपना स्कूटर रोककर कार के पास जाते हैं और देखते हैं कि आगे की सीट पर 2 लोग हैं और पीछे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही है और लड़का जोर जोर से ड्राइवर के बगल में बैठे आदमी पर चिल्ला रहा है। जैसे ही भगवान दास गाड़ी के और नजदीक जाते हैं ड्राइवर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाकर निकल जाता है। ये सीन भगवान दास के अलावा वहां पर मौजूद और लोग भी देख रहे होते हैं। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी भगाने लगता है तब कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति लगभग गाड़ी के दरवाजे के हैंडल तक पहुंच जाता है लेकिन गाड़ी तेजी से विलिंगडन हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है।
भगवान दास पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके इस घटना को रिपोर्ट करता है। वहीं विलिंगडन हॉस्पिटल रोड की दूसरी तरफ से डीडीए में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह अपने स्कूटर से घर जाने के लिए बाबा खड़ग सिंह मार्ग की तरफ से आ रहा था। तभी वो कार उसको ओवरटेक करती है। इंद्रजीत नोटिस करता है कि कार की पिछली सीट पर बैठे दो बच्चे अपने आगे सीट पर बैठे लोगों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। इंद्रजीत उस कार का पीछा करता है और कार के पास जाकर पीछे बैठे लड़के से पूछता है क्या हो गया। वो लड़का उसको देखता है और अपना कंधा दिखाता है जहां से खून निकल रहा था। लड़का मदद के लिए हाथ हिलाता है। इंद्रजीत उस गाड़ी का पीछा करने का मन बनाता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी गाड़ी शंकर रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ जाती है। जैसे ही पहली क्रॉसिंग आती है, कार रेड लाइट जंप करके आगे निकल जाती है और जैसे ही इंद्रजीत चौराहे पर पहुंचता है तब सामने से ट्रैफिक निकलने लगता है। वो देखता है कि कार शंकर रोड पर तेजी से आगे जा रही है और पीछे बैठा लड़का मदद के लिए अपना हाथ लगातार हिला रहा है। जब तक इंद्रजीत शंकर रोड पर पहुंचता है तब तक वो गाड़ी नजरों से ओझल हो जाती है। इंद्रजीत ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और वो राजेंद्र नगर थाने में इस बात की सूचना दे देता है। लगभग 6:45 पर कंट्रोल रूम भगवान दास की कंप्लेंट मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर देता है। ये कंप्लेंट 7:05 पर सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को सौंप दी जाती है। वो एक कांस्टेबल के साथ मोटरसाइकिल से गोल डाकखाना की तरफ जाते हैं और वहां कई लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं बताता। फिर वो रात 9:55 पर थाने लौट आते हैं। दूसरी तरफ इंद्रजीत की कंप्लेंट पर राजेंद्र नगर थाने में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। राजेंद्र नगर थाने ने इंद्रजीत की कंप्लेंट लगभग 1 घंटे के बाद कंट्रोल रूम पर रिपोर्ट किया था। इसी रात लगभग 10:15 पर विनोद नाम के एक आदमी को घायल अवस्था में हरभजन सिंह नाम का एक व्यक्ति विलिंगडन हॉस्पिटल के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में लेकर आता है। डॉक्टर के पूछने पर विनोद बताता है कि कुछ लोगों ने उसको लूटने के इरादे से बुरी तरह पीटा है। विनोद के माथे पर गहरा घाव होता है। डॉक्टर विनोद के चोट को देखकर पुलिस को सूचित कर देते हैं। चूंकि केस अब मेडिको लीगल था तो उस वक्त हॉस्पिटल में उपलब्ध एक कांस्टेबल रणवीर सिंह विनोद से चोट के बारे में पूछता है। विनोद बताता है कि काली मंदिर के पास बंगला साहिब मार्ग पर 2-3 लोगों ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर रॉड से उसका सर फोड़ दिया और उसको लूटकर वहां से निकल गए। कांस्टेबल ये बात मंदिर मार्ग थाने में रिपोर्ट करता है। मंदिर मार्ग थाने के एसआई रामचंद्र रात के 10:40 पर हॉस्पिटल जाकर विनोद का बयान दोबारा लेते हैं। विनोद अपना बयान दर्ज करवा देता है। रामचंद्र विनोद को हॉस्पिटल तक लाने वाले व्यक्ति हरभजन से भी पूछताछ करता है। हरभजन बताता है कि वो विनोद को पहले से जानता है और वो इत्तेफाकन उस जगह पर होता है, इसलिए वो विनोद की मदद करने के लिए उसको अपनी कार नंबर DHI 0280 से घायलावस्था में हॉस्पिटल लेकर आया है। चूंकि विनोद को बहुत गहरी चोट लगी थी, डॉक्टर उसे एडमिट होने को कहते हैं, लेकिन विनोद घर जाने की जिद करता है और रात के 11:10 पर वो फॉर्म भरकर घर जाने ही वाला होता है। तभी सब इंस्पेक्टर रामचंद्र उसे और उसके दोस्त हरभजन को उस जगह ले चलने को कहते हैं जहां उसके साथ लूट हुई थी। फिर हरभजन विनोद, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हरीश को अपनी कार से उस जगह ले जाता है जहां विनोद के साथ लूट हुई थी। वहां का मुआयना करने पर सब इंस्पेक्टर रामचंद्र को कुछ नहीं मिलता है। आसपास लोगों से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चलता है। फिर रामचंद्र उन दोनों को लेकर थाने आ जाता है। तब रात के 1:45 हो रहे थे। विनोद चोट की वजह से सर में दर्द और घर पर अकेली मां का हवाला देकर जाने को कहता है। फिर दोनों सब इंस्पेक्टर रामचंद्र को सुबह 10 बजे तक थाने आने का आश्वासन देकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह जब 10 बजे तक दोनों थाने नहीं आते हैं तो रामचंद्र उनके घर जाता है। विनोद ने जो एड्रेस लिखवाया था, मकान नंबर 4 पुष्पा बिल्डिंग फतेहपुरी, फर्जी निकलता है। अब रामचंद्र हरभजन सिंह के एड्रेस C124 मोती नगर जाता है। वहां पर उनको कोई भी हरभजन नाम का आदमी नहीं मिलता है। इसके बाद वो सेंचुरी रॉबिन फैक्ट्री मोती नगर की तरफ जाता है जहां पर हरभजन नौकरी करता था, लेकिन इस नाम की कोई फैक्ट्री नहीं मिलती। स्थिति को भांपते ही सब इंस्पेक्टर रामचंद्र RTO ऑफिस जाते हैं और गाड़ी नंबर DHI 0280 के बारे में जानकारी जुटाते हैं। यहाँ उनको ये पता चलता है कि यह नंबर वेस्पा स्कूटर का है। दूसरी तरफ कैप्टन चोपड़ा और उनके नेवी के साथी पूरा शहर खंगाल रहे थे। पूरी रात खोजने के बाद अब वो उम्मीद खोने लगे थे। अब तारीख है 28 अगस्त 1978 शाम 6 बजे। धनी राम जब अपने जानवरों को चारा चरवा कर जंगल से घर लौट रहा था तब वो 2 बच्चों की लाश देखता है, जिसमें एक लड़की थी और दूसरा लड़का। वो पेट्रोलिंग कार का इंतजार करता है और रात 2:12 पर हेड कांस्टेबल रोहताश सिंह जब पेट्रोलिंग पर होता है तब धनी राम जंगल में पड़ी 2 लाशों की जानकारी देता है। हेड कांस्टेबल कंट्रोल रूम पर यह सूचना दे देता है। कंट्रोल रूम 2:25 पर यह सूचना राजेंद्र नगर थाने में देती है।
राजेंद्र नगर थाने के सब इंस्पेक्टर हरिचंद को इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त किया जाता है। हरिचंद मौके पर पहुंचकर क्राइम टीम और दिल्ली कैंटोनमेंट को फोन कर कैप्टन चोपड़ा को मौके पर बुलाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 26 तारीख की। पिछले दिन शिकार की तलाश में पूरा दिन भटकने के बाद दोनों बहुत निराश थे। आज भी ये लोग सुबह से इधर उधर भटक ही रहे थे। फिर शाम को 6:20 पर जब ये लोग गोल डाकखाना पहुंचते हैं तो इनकी नजर गीता और संजय पर पड़ती है, जो लिफ्ट मांग रहे थे। उन्होंने गाड़ी के अंदर का हैंडल पहले से ही ढीला कर दिया था, जिससे दरवाजे अंदर की तरफ से ना खुले। बच्चे देखने में अमीर घर के लग रहे थे। बिल्ला गाड़ी घुमाकर उन दोनों के सामने लगा देता है और उनको लिफ्ट देता है। दोनों पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाते हैं। गीता ड्राइवर बिल्ला के पीछे बैठती है और संजय रंगा के। जैसे ही वो दरवाजा बंद करते हैं, अंदर का हैंडल गिर जाता है। बिल्ला पीछे वाले दरवाजे के दोनों हैंडल उठाकर अपने पास रख लेता है और गाड़ी पटेल चौक की तरफ बढ़ा देता है। जब दोनों बच्चे बिल्ला से पूछते हैं, हमें कहाँ ले जा रहे हो, बिल्ला दोनों पर चिल्लाता है और गाली देते हुए चुप रहने को कहता है। गीता खतरे को भांपते हुए बिल्ला को उसके बाल से खींचने लगती है और संजय सामने बैठे रंगा को लातों से मारने लगता है। घबराते हुए रंगा छोटा कृपाण निकाल लेता है और संजय पर हमला कर देता है। संजय भी बहादुरों की तरह रंगा से कृपाण छीनने लगता है। इस हमले में संजय को कृपाण से 3-4 कट लग जाता है और उसमें से एक कट उसके सीने पर लगता है। वो लोग इस दौरान गोल डाकखाना में ही होते हैं। दोनों भाई बहन मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी के चारों शीशे ऊपर होने की वजह से उनकी आवाज बाहर तक नहीं जाती है। इसी दौरान संजय गाड़ी के गियर को न्यूट्रल कर देता है और गाड़ी वहीं पर 1-2 मिनट के लिए रुक जाती है। इसी बीच वहां पर भगवान दास आ जाते हैं। बिल्ला किसी तरह वहां से गाड़ी बुद्धा गार्डन रोड की तरह गाड़ी दौड़ा देता है। वो देखते हैं कि भगवान दास अपने स्कूटर से उनका पीछा कर रहा है। वहीं रंगा बिल्ला से दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है। बिल्ला मना कर देता है। अब गाड़ी बुद्धा गार्डन रोड पर होती है और उस रोड पर ट्रैफिक ना के बराबर होता है। रंगा एक बार फिर बिल्ला को दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है। दोनों बच्चों की हरकत से परेशान बिल्ला दोनों भाई बहन को जान से मारने की धमकी देता है। गीता अपने घायल भाई को देखकर थोड़ा शांत हो जाती है। अब बिल्ला गाड़ी को बुद्धा गार्डन की पार्किंग में ले जाता है। संजय रंगा से पानी मांगता है। रंगा कहता है, यहाँ पानी नहीं, कैंपा कोला मिलेगा। रंगा 3 कैंपा कोला लाता है, लेकिन संजय उसे पीने से मना कर देता है। गीता रंगा से आइसक्रीम के लिए कहती है। रंगा आइसक्रीम लाकर संजय को देता है। बिल्ला रंगा से गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करने को कहता है। रंगा कहता है, पहले हमें बच्चों को छोड़ना होगा, नहीं तो ये लोग नया नंबर जान जाएंगे। बिल्ला इशारे से रंगा को समझाता है कि हम इनको मारने वाले हैं। फिर बिल्ला खुद ही गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर देता है। अब गाड़ी का नंबर होता है DHI 0280। बिल्ला दोनों बच्चों से उनके पिता के बारे में पूछता है। गीता बताती है उसके पिता नेवी में ऑफिसर है। अब बिल्ला को लगता है कि इनके घर पर लूट करना नामुमकिन है। गीता बिल्ला से पूछती है, तुम लोगों ने हमें क्यों अगवा किया है? बिल्ला कहता है, रात 8:30 बजे पालम की तरफ से एक ज्वेलरी का व्यापारी अपनी गाड़ी से आने वाला है। हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे लिफ्ट के बहाने से रोक सके। ऐसा होते ही हम उसे लूट लेंगे। उसके बाद तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। तभी चौकीदार वहां पर आता है और उनको गाड़ी हटाने के लिए कहता है। बिल्ला उसे कुछ पैसे देकर शांत कर देता है। फिर एक और आदमी उनको गाड़ी हटाने के लिए कहता है। अब बिल्ला गाड़ी लेकर पालम एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जब वो धौला कुआं से निकल रहे होते हैं, गीता और संजय रंगा और बिल्ला से उनको वहीं उतारने को कहते हैं। रंगा भी बिल्ला से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बिल्ला किसी की नहीं सुनता और गाड़ी इधर उधर घुमाते हुए बुद्धा गार्डन के पास एक कच्ची रोड पर लाकर रोक देता है। बिल्ला गीता से कहता है, तुम्हें कुछ देर बाद इस रोड से आने वाली गाड़ी को रोककर लिफ्ट मांगनी है, तब तक तुम्हारे भाई को हम अंदर झाड़ियों में छुपा देते हैं। अब बिल्ला रंगा से बड़ी कृपाण यानी तलवार कार की डिग्गी से निकालकर झाड़ियों में रखने को कहता है। डिग्गी में रखी बड़ी कृपाण और रंगा के पास रखी छोटी कृपाण उन्होंने आज सुबह ही चांदनी चौक से खरीदी थी और नई सड़क पर उसमें धार लगवाई थी। अब रंगा एक बार फिर बिल्ला से बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है। बिल्ला गुस्से में रंगा से कहता है, जो कहा जाए तुम बस वही करो। रंगा गाड़ी से 100 मीटर दूर झाड़ियों में कृपाण छुपाकर वापस आता है। अब बिल्ला उसे लड़के को भी झाड़ियों के पास ले जाकर छुपा के बिठाने को कहता है। रंगा ऐसा ही करता है। बिल्ला जब झाड़ियों के पास जाता है तब संजय एक कपड़े की मदद से अपने सीने के घाव को दबा रहा होता है। बिल्ला रंगा को कृपाण निकालकर लड़के को मारने के लिए बोलता है। रंगा ऐसा ही करता है। जैसे ही रंगा संजय के ऊपर कृपाण चलाता है, उसका निशाना चूक जाता है। संजय डर जाता है और चीखने लगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये देखकर बिल्ला गुस्से में रंगा को गाली देते हुए कृपाण लेकर संजय पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। ऐसा वो 10 मिनट तक करता है।
अत्यधिक खून बहने से संजय की मौत हो जाती है। बिल्ला के इस रूप को देखकर रंगा भी डर जाता है। फिर बिल्ला तलवार फेंककर रंगा को संजय की लाश अंदर झाड़ियों में छुपाने को कहकर गाड़ी के पास चला जाता है। रंगा संजय की बॉडी को झाड़ियों में छुपाने के बाद गाड़ी के पास लौटता है और तलवार को डिग्गी के साथ खड़ा करके रख देता है। तभी वो देखता है कि लड़की पिछली सीट पर पूरी नंगी है और बिल्ला उसके साथ रेप कर रहा है। बिल्ला के कपड़े बाहर डिग्गी के पास पड़े थे और गीता के कपड़े पीछे के डैशबोर्ड पर रखे थे। लड़की की चीखने की आवाज बाहर जितनी दूर तक जा रही थी, रंगा उतनी दूर पर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद बिल्ला बाहर आकर रंगा से भी करने को कहता है। रंगा बिल्ला से कहता है, मेरा कद बड़ा है और ये लड़की लात भी मार सकती है, इसीलिए मुझसे नहीं हो पाएगा। बिल्ला एक बार फिर कहता है, कर ले। रंगा कहता है, गाड़ी के अंदर करना मेरे लिए मुश्किल है, अगर गाड़ी की सीट बाहर निकल जाए तो मैं कर सकता हूँ। बिल्ला गाड़ी की पिछली सीट बाहर निकाल कर डिग्गी के पीछे रख देता है। गीता को बहुत पसीना आ रहा था और गाड़ी की सीट ढलान वाली थी, जिस वजह से गीता बार बार फिसल कर नीचे मिट्टी पर गिर रही थी। उसका पूरा शरीर मिट्टी मिट्टी हो गया था। इस वजह से रंगा पीछे हट जाता है। बिल्ला के पूछने पर रंगा कहता है, मेरा हो गया। रंगा जब अपने कपड़े पहन रहा होता है तब बिल्ला एक बार फिर से गीता के साथ रेप करने की कोशिश करता है। अब गीता हिम्मत करती है, वो डिग्गी के साथ खड़ी बड़ी कृपाण उठाकर पूरी ताकत से बिल्ला पर हमला कर देती है। बिल्ला के हाथ लगाकर रोकने के बाद भी तलवार उसके माथे पर लग जाती है, जिससे उसके माथे पर गहरी चोट लग जाती है। बिल्ला के पीछे हटते ही गीता तेजी से रोड की तरफ भागती है। गीता के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। तुरंत रंगा दौड़कर गीता को उसी हालत में पीछे से पकड़ लेता है। तभी बिल्ला गीता को मारने आ जाता है। रंगा बिल्ला को रोक लेता है और गीता से कहता है, उसके भाई को हमने एक गुरखा के पास बिठा रखा है, क्या तुम उसके पास इसी हालत में जाना चाहती हो? गीता अपना कोट पहनती है और रंगा उसको पेंट पहनाने में मदद करता है। रंगा उसको उसके भाई के पास ले जाकर दोनों को छोड़ने की बात करता है। गीता मान जाती है। फिर रंगा गीता को लेकर उसी झाड़ियों की तरफ जाता है जहां संजय की बॉडी होती है। इसी बीच बिल्ला पीछे से गीता की गर्दन पर कृपाण से हमला कर देता है, जिससे गीता की मौत हो जाती है। बिल्ला अब भी नहीं रुकता है, वो 5-6 बार और कृपाण से गीता पर वार करता है। फिर दोनों गीता की लाश उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं। अब दोनों गाड़ी लेकर करोल बाग की तरफ एक पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी की टंकी फुल करवा के बिना पैसे दिए वहां से भाग जाते हैं और थोड़ा आगे जाकर 3-4 बोतल पानी लेकर पीछे सीट की तरफ डालकर खून के निशान धोने की कोशिश करते हैं। चूंकि बिल्ला को गंभीर चोट लगी थी, इसलिए उसको मेडिकल की जरूरत थी। रंगा बिल्ला को लेकर वेलिंगटन हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल में बिल्ला अपना नाम विनोद लिखवाता है और रंगा अपना नाम हरभजन सिंह दर्ज करवाता है। दोनों अपना पता भी गलत लिखवाते हैं। डॉक्टर चोट की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को मेडिको लीगल केस बना देते हैं और पुलिस को सूचित कर देते हैं। 28 अगस्त को सुबह 3 बजे जब कैप्टन चोपड़ा और उनकी पत्नी घटनास्थल पर आते हैं तो दोनों बॉडी देखकर उनकी सांसें रुकने लगती है। दोनों बॉडी गीता और संजय की ही थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर सब इंस्पेक्टर रामचंद्र को चकमा देने के बाद अगले दिन रंगा और बिल्ला सबसे पहले गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करके HRF 5411 कर लेते हैं। बिल्ला इसी दिन मुंबई के लिए शाम 4 बजे ट्रेन पकड़कर निकल जाता है। रंगा अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 अगस्त तक यहीं दिल्ली में रुक जाता है। यहाँ रंगा की मुलाकात भंवरा नाम के एक आदमी से होती है और वो रंगा को बताता है कि उसे दिल्ली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस का एक अधिकारी मानक शाह अपनी टीम के साथ उनको दिल्ली में खोज रहा है। तभी रंगा भंवरा से बचकर गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करके DHD 7034 कर लेता है। फिर वो मजलिस पार्क की गली नंबर 10 में गाड़ी पार्क कर देता है। 31 अगस्त को सुबह के 7 बजे मजलिस पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी ईश्वर सिंह को वहीं का एक निवासी बताता है कि गली नंबर 10 में एक मस्टर्ड कलर DHD 7034 नंबर की फिएट लावारिस खड़ी है। आसपास पता करने पर जब उस गाड़ी के मालिक के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तब ईश्वर सिंह वर्तमान सेक्रेटरी OP शर्मा के कहने पर सुबह 7:25 पर पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दे देता है। कंट्रोल रूम द्वारा ये सूचना वायरलेस पर फ्लैश की जाती है और फ्लाइंग स्क्वाड का इंचार्ज मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट की सत्यता को प्रमाणित करता है। ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से यह एरिया आदर्श नगर थाने के अंदर थी। कंट्रोल रूम इसी थाने के सब इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह को केस सौंप देता है। CID क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विद्यासागर भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इसी दिन 31 अगस्त को जब रंगा देखता है कि कई पुलिस वाले उसकी गाड़ी को घेरे खड़े हैं, वो तुरंत घर छोड़कर बिल्ला से मिलने रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन बिल्ला वहां नहीं होता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो बिल्ला उसे घर पर ही मिलता है।
घर पर उनका मकान मालिक उनको बताता है कि मजलिस पार्क के पास वही गाड़ी मिली है जिस गाड़ी पर उन दोनों बच्चों का अपहरण हुआ था। बिल्ला 28 अगस्त को दिल्ली से ट्रेन पकड़कर 29 अगस्त को मुंबई पहुंचता है। वो यहाँ पर एक गाड़ी जिसका नंबर MRK 7118 चोरी करके अपने दोस्त लुइस के साथ अपने घर के आसपास की टोह लेता है। इसी दौरान बिल्ला की तलाश में आई पुलिस लुइस को धर लेती है। फिर जैसे तैसे बिल्ला पुलिस से बचाकर दिल्ली वापस आ जाता है। अब दोनों वहां से निकलकर दिल्ली के फतेहपुरी में गुप्ता लॉज में नाम बदल कर रुकते हैं और अगले दिन 1 सितंबर को बस से आगरा निकल जाते हैं। दिल्ली से निकलते वक्त बिल्ला बड़ी कृपाण को लपेटकर बैग में रख लेता है और छोटी कृपाण रंगा के पास होती है। आगरा के होटल में कुछ दिन रुकने के बाद वो एक मकान किराए पर ले लेते हैं। इसी दौरान बिल्ला एक पिस्टल भी अरेंज कर लेता है। अब बिल्ला मद्रास जाकर अपने पुराने मालिक को लूटने का प्लान बनाता है। 8 सितंबर को रंगा और बिल्ला आगरा के यमुना ब्रिज से जब कालका मेल धीरे धीरे गुजर रही थी उसके मिलिट्री कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। तभी वहां पर खड़ा एक फौजी लांस नायक गुरतेज सिंह उनको कहता है यह मिलिट्री कंपार्टमेंट है और इसमें सिविलियन अलाउड नहीं है। बिल्ला कहता है वो लोग भी मिलिट्री से है। गुरतेज उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को कहता है। बिल्ला तब रंगा से कहता है इनको अपना भरा हुआ आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। लांस नायक को उनके ऊपर शक होता है कहीं ये लोग चोर उचक्के तो नहीं हैं। वो तुरंत बिल्ला को पकड़ लेता है। रंगा जो दरवाजे की सीढ़ी पर खड़ा था नीचे उतर जाता है और फिर ऊपर चढ़ जाता है। गुरतेज के साथ खड़ा दूसरा फौजी रंगा को धर लेता है। फिर कंपार्टमेंट के अंदर उनके विरोध करने पर दोनों को रस्सियों से बांध दिया जाता है। वहीं लांस नायक शेट्टी के पास एक हिंदी अखबार नवयुग होता है जिसमें इन दोनों की फोटो छपी होती है। अखबार में छपी फोटो से दोनों का मिलान किया जाता है। दोनों स्वीकार कर लेते हैं कि वो ही रंगा और बिल्ला है। अगले दिन 9 सितंबर को सुबह के 3:30 बजे लांस नायक अपने साथियों के साथ दोनों को दिल्ली स्टेशन थाने के इंस्पेक्टर VP गुप्ता को सौंप देता है। अब अदालती कार्यवाही शुरू होती है। इस घटना में कई प्रमुख गवाह होते हैं और दोनों आरोपियों का इतिहास भी गुनाहों से भरा हुआ था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बड़ी कृपाण आगरा के होटल से बरामद करती है और छोटी रंगा के पास से। उस दौर में इस विभत्स घटना पर लोगों ने कुछ वैसा ही आक्रोश जताया था जैसा कि 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद देखने को मिला था। उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ तक की बात तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे तक पहुँच गई थी। गीता और संजय की हत्या के बाद दिल्ली में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। ऐसे ही एक प्रदर्शन को शांत करवाने के लिए जब तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे तो नाराज प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर वाजपेयी के सिर पर लगा जिसकी वजह से उनके सर पर 5 टांके लगाने पड़े थे। लोगों की नाराजगी को देखते हुए निचली अदालत ने जल्द से जल्द केस की सुनवाई की और रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा सुना दी। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी रंगा बिल्ला के घृणित और जघन्य अपराध के लिए इस सजा को यथावत रखा। तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने भी रंगा और बिल्ला की दया याचिका को खारिज कर दिया। 31 जनवरी 1982 को दोनों को तिहाड़ जेल के अंदर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद ये देश का पहला मामला माना जाता है जिसमें 4 साल से भी कम वक्त में आरोपितों की गिरफ्तारी से लेकर सुनवाई और सजा हो गई थी। फांसी के वक्त मौजूद तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर और किताब ब्लैक वारंट के लेखक सुनील गुप्ता ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि बिल्ला ने तो दम तोड़ दिया था लेकिन रंगा की सांसें फंदे पर लटकने के 2 घंटे बाद तक चल रही थीं। फिर जेल स्टाफ ने कुएं में जाकर लटकते हुए रंगा को पैरों से पकड़कर खींचा और तब जाकर उसकी जान निकली। ये तो भला हुआ कि उस समय तक फांसी के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था, वरना यह खबर बाहर आ जाती कि रंगा को बाहरी मदद से मारा गया। इस पूरी वारदात के दौरान जिस तरह गीता और संजय आखिर तक एक दूसरे को बचाने के लिए 2 खतरनाक हथियारबंद अपराधियों से जूझते रहे, उसे देखते हुए उन दोनों भाई बहन को 1981 में मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय बाल कल्याण परिषद ने संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा के नाम पर 2 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की, जिन्हें हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 16 वर्ष से कम आयु वाले 2 बहादुर बच्चों को दिया जाता है।